बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। कट्टरपंथियों ने एक हिंदू शिक्षक का घर फूंक दिया। हिंदू शिक्षक वीरेंद्र कुमार डे के घर को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीर उसी की आपको हम दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा, जो अत्याचार, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कट्टरपंथियों ने एक बार फिर एक हिंदू शिक्षक के घर को आग के हवाले कर दिया और परिवार वहां पर बाहर मौजूद था, वो भागे, अपनी जान बचाई, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो तस्वीरें, वो वीडियो और वो आवाज आप सुन पा रहे हैं। हिंदू शिक्षक वीरेंद्र कुमार डे के घर को आग लगा दी। कट्टरपंथियों के द्वारा ये किया गया कि हिंदुओं पर किस तरीके से जुल्म वहां पर हो रहा है और यूनिस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित कौन करेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला थम नहीं रहा है। ये एक नया मामला सामने आ गया। हिंदू शिक्षक बताए जा रहे हैं वीरेंद्र कुमार डे, जिनके घर को फूंक दिया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली करतूत लगातार जारी है। इसी बीच 5 दिन में तीसरी बार जम्मू कश्मीर में संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए हैं। जम्मू के नौशेरा और सांबा में ये पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। एक बार फिर से 5 दिनों के भीतर ये तीसरी खबर है जब वहां पर ड्रोन देखे गए हैं। सेना की फायरिंग के बाद वापस पीओके की तरफ लौटे ड्रोन, ये कहा जा रहा है सेना की ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद ये ड्रोन यहां से लौटे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पाकिस्तान की ड्रोन वाली जो करतूत है यहाँ, वो लगातार जारी है। 5 दिन में तीसरी बार जम्मू कश्मीर में ये संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। सेना की ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद ये ड्रोन यहां से वापस लौटे, ये कहा जा रहा है। तो 5 दिनों के अंदर ये तीसरी खबर है जो वहां से सामने आई है। अलग अलग इलाकों में ड्रोन के देखे जाने की खबरें लगातार आती रही और ये नया मामला है। इस वक्त नौशेरा और सांबा में कहा यह जा रहा है शाम को कल पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। सेना की ओर से जब वहां पर कार्रवाई की गई, फायरिंग की गई, तो उसके बाद ये ड्रोन यहां से भागे। पाकिस्तानी ड्रोन्स के दिखने का सिलसिला भी यहां पर चल रहा है। एक और देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं और क्या ये घुसपैठ की कोई कोशिश की जा रही है या आतंकवादियों के लिए हथियार या कोई नशीला पदार्थ सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। ये जो पाकिस्तान की मंशा है वो एक बार फिर से उजागर होती है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। पाकिस्तानी ड्रोन्स एक बार फिर से देखे गए हैं जम्मू कश्मीर में। बड़ी खबर आपको हम दे दें महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में आज आएंगे नगर निकाय चुनावों के नतीजे। सुबह 10 बजे का वक्त है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सभी अलग अलग केंद्रों में मतदान होंगे। कड़े इंतजाम, मतदान के बाद काउंटिंग होगी, माफ कीजिएगा। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज 2869 सीटों पर तय होगी 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत। कल बीएमसी समेत सभी 29 निकायों के लिए वोटिंग हुई थी। वो वोटिंग की हर एक तस्वीर हमने अलग अलग हिस्सों से आपको दिखाई थी। और आज बड़ा दिन है, अहम दिन है, क्योंकि आज काउंटिंग होनी है, नतीजे सामने होंगे। महाराष्ट्र में आज निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 10 बजे का वक्त है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सभी जो 23 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीएमसी चुनाव में पहली बार हो सकता है बड़ा उलटफेर। बीएमसी पर बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति का कब्जा संभव है। ये बड़ी खबर, अधिकतर सर्वे में बीजेपी शिंदे गुट को बहुमत का अनुमान है। बीएमसी पर 5 एग्जिट पोल में महायुति को जबरदस्त बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। महायुति को 128 से 134 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल में ये कहा गया है ठाकरे बंधुओं के खाते में 57 से 67 सीटें जा सकती हैं। एग्जिट पोल में ये बात सामने आई है। बीएमसी में इस बार बिना ठाकरे की सरकार बन सकती है, ये एग्जिट पोल का अनुमान है। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बीएमसी का पोल ऑफ पोल्स हम दिखाते हैं, किस तरीके से पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी गठबंधन को 128 से 134 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं उद्धव के गठबंधन को 57 से 67 सीट मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य को 8 से 13 सीट मिलने के आसार हैं। अब आपको अलग अलग सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट भी हम दिखा देते हैं। एक्सिस बाय इंडिया की एग्जिट पोल में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को 227 में से 131 से 151 सीटें मिल सकती हैं। ठाकरे बंधुओं को, ठाकरे गठबंधन जो है, 58 से 67 सीट मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 12 से 16 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 6 से 12 सीट जा सकती है। ये एग्जिट पोल में दावा किया गया है।
एक्सिस माई इंडिया के। डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल की माने तो बीएमसी की 227 सीटों में बीजेपी गठबंधन 107 से 122 सीट जीत सकता है। उद्धव ठाकरे के गठबंधन को 68 से 83 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस प्लस को 18 से 25 सीट और अन्य को 10 से 19 सीटें मिल सकती है। ये डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल है। इसके अलावा जेडीएस का जो एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि बीजेपी गठबंधन को 127 से 154 सीटें मिल सकती हैं। ठाकरे गठबंधन को 44 से 64 और कांग्रेस प्लस को 16 से 25 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 10 से 21 सीटें जाने का अनुमान है। ये जेडीएस का एग्जिट पोल है। अगला जो एग्जिट पोल है वो जनमत का है। इसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन 138 सीट जीत सकता है। उद्धव ठाकरे के गठबंधन को 62 सीट मिलने का अनुमान है। इसके मुताबिक कांग्रेस प्लस को 20 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 7 सीट मिलने का अनुमान जनमत के एग्जिट पोल में किया गया है। इसके अलावा जेवीसी का जो एग्जिट पोल है वो कहता है कि बीजेपी गठबंधन 138 सीट जीत सकता है। यहाँ उद्धव ठाकरे के गठबंधन को 59 सीट मिल सकती है, कांग्रेस प्लस को 23 सीट और अन्य को 7 सीटें मिल सकती हैं। इस एग्जिट पोल से जो बड़ी बात निकल करके सामने आई है वो ये है, सबसे बड़ी बात कि बीजेपी पहली बार मुंबई में अपना मेयर बना सकती है। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से कोई फायदा दोनों को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। करीब 3 दशक बाद बीएमसी की सत्ता से ठाकरे परिवार की विदाई हो रही है। एग्जिट पोल में यही लग रहा है। एकनाथ शिंदे मुंबई में मराठा राजनीति के नए चाणक्य बनकर उभर सकते हैं और नफरत की राजनीति को मुंबई ने खारिज कर दिया है। जो एग्जिट पोल में बातें निकल करके सामने आ रही है उससे ये स्पष्ट हो रहा है। पहली मर्तबा नहीं हुआ, बहुत मर्तबा ऐसा हो चुका है कि पोल में आपने दिखाया कुछ और था, फिर खोदा पहाड़ निकला चूहा। कौन जीता कौन हरा सब पता चल जाएगा। तो फिर इस वक्त इधर से ये बोलना वो बोलना मैं समझता हूँ सही नहीं है। और हमको तो यकीन है कि हमको लोगों ने वोटों से दुआओं से नवाजा और इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में जहां जहां भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे उम्मीदवार इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में लड़े वो अच्छी से कामयाबी मिलेगी हमको। भारी से भारी संख्या में हमारे जीत के कॉर्पोरेटर जो है इस वक्त जाएंगे कॉर्पोरेशन के अंदर। पूरे निकाल अगर आप देखेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी वही है कि महायुति की ही सरकार इस मुंबई महानगर पालिका में बैठने वाली है। हमने पहले से कहा था कि 150 के ऊपर हमारे लोग चुन के आएंगे। आज एग्जिट पोल देख के और अगर पूरे एग्जिट पोल का महा एग्जिट पोल भी आप एवरेज निकालोगे तो वही आपके सामने आएगा कि महायुति 150 किसी भी हालत में टच करेगी और महापौर जो बैठने वाला है वो मराठी महापौर बैठेगा और वो भी हिंदू बैठेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर है। निकाय चुनाव के नतीजों से पहले महाराष्ट्र में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। मतगणना से पहले स्याही पर छिड़ा सियासी विवाद। यहां उद्धव ठाकरे ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। विपक्ष के आरोपों पर महायुति ने अब पलटवार किया है। फडणवीस और एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया कि हार का बहाना ढूंढा जा रहा है। विपक्ष की ओर से हार का अंदेशा हो गया है विपक्ष को और इसीलिए बहाने की तलाश विपक्ष की ओर से की जा रही है। स्याही पर यह विवाद छिड़ा है। आज काउंटिंग होनी है, उससे पहले सियासी हंगामा। पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग। और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज़ के लिए वो सैलरी लेते हैं। नहीं, एक तो पुराने मशीन लगाए हैं उन्होंने। तो ये सब मतलब इतनी हवस है इन लोगों में सत्ता प्राप्त करने के लिए। ऐसी बेशर्म सरकार कभी देखी नहीं। विपक्ष ने नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये स्क्रिप्ट घिस गई, इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, बावजूद उसके वही स्क्रिप्ट उनकी चल रही है। और इस बात से एक चीज़ बहुत पक्की हो जाती है कि हमारे इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो मुझे लगता है कि जीत निश्चित है। अब मतगणना से पहले स्याही को लेकर ही ये विवाद खड़ा हुआ है और इसी मुद्दे पर और आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी जवाब दिया कि क्या कहा कि आपको सुनवाते हैं। महानगर पालिका चुनाव में एक इस प्रकार का संभ्रम फैला जा रहा है कि जो राज्य निवडणूक आयोग ने जो मार्कर पेन दिया है उसकी जो इंडेलिबल इंक है वो इंडेलिबल इंक निकल रही है। इसको सूखने के लिए एक 10 से 12 सेकंड लगता है
और एक्चुअली ये 10 से 12 सेकंड मतदान केंद्र में ही रहता है। और इस प्रकार अगर किसी वोटर ने मतदान करने के बाद फिर से मतदान करने की कोशिश की तो वो वोटर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से है। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर बैठक होने वाली है। चुनाव संयोजक के साथ कई पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बैठक के बाद चुनाव को लेकर औपचारिक ऐलान किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। फिलहाल नितिन नवीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, अभी हाल ही में उनको ये जिम्मेदारी मिली है और अब चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तैयारी शुरू कर दी गई है। दिल्ली में आज बड़ी बैठक होने वाली है अध्यक्ष पद को लेकर ही और कई पदाधिकारी इसमें शामिल रहेंगे और औपचारिक ऐलान हो सकता है पूरे कार्यक्रम को लेकर। ये कहा ईरान से तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, 18 ईरानी नेता समेत कई संस्थाओं पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। विरोध प्रदर्शन को कुचलने के आरोप में यह कार्रवाई अमेरिका की ओर से की गई है। कई ईरानी कंपनियों पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाए गए। प्रदर्शनकारियों को अमेरिका का सीधा संदेश है। ये कहा गया है जो वहां प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं उनको कि आपके साथ मजबूती से हम खड़े हैं। अमेरिका ने यह कहा कि अमेरिका ने 18 ईरानी नेताओं समेत कई कंपनियों को प्रदर्शनकारियों पर सख्ती और हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए बैन लगा दिया है। ट्रेजरी विभाग के मुताबिक इन कंपनियों ने तेल से होने वाली अरबों डॉलर की कमाई का गलत इस्तेमाल किया था, जिसके बाद इन पर यह फैसला लिया गया है। एक और बड़ी खबर है इसी बीच, ईरान के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी है। हिटलर का नाम लेकर ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने ट्रंप को चेतावनी दी है। ट्रंप पर ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रेजाई बोले हैं। उन्होंने कहा कि रूस की बर्फ में फंसकर हिटलर जर्मनी को भी नहीं बचा सका था। रेजाई ने कहा कि ईरान भी वैसी रूसी बर्फ की तरह है। ट्रंप जितना आगे बढ़ेंगे उनकी हालत उतनी ही खराब होगी। شاد میشدن چون اینا واقعا گرفتارن. ترامپ اینا گفته ببینید من نمیخوام یه جنگ طولانی بکنم، من یه حمله بیشتر نمیخوام بکنم، کوتاه مدت. خب آقای ترامپ تو فکر کردی ما بعد از اینکه یه حمله کوتاه مدت کردی دوباره تقاضای آتش بس میخوای بکنی؟ حتما بعد فکر میکنید ایران این بارم آتش بس رو قبول میکنه؟ من همینجا عرض میکنم امیدوارم حرفای من این آقای ترامپ بشنوه. آقای ترامپ سال دوم جنگ ما راه افتادیم. ما سال دوم جنگ راه افتادیم، 5 استانمون هم اشغال بود. ظرف 9 ماه بالای 90% سرزمین ها رو آزاد کردیم. بعد وارد خاک عراق شدیم. تا آخر جنگ یعنی 6-7 سال هرچه آقای ریگان و شوروی و التماس میکردن ما دیگه ادامه ندیم، ما ادامه دادیم. کاری کردیم تا 40-50 سال بعد امنیت تو کشور درست شد. ما توصیه میکنیم عقب برید، دیگه بیشتر از این جلو نیایید. ما اگر راه بیفتیم ما دیگه بحث آتش بس و این چیزا نداریم. तो ईरान ने यह साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो युद्ध विराम नहीं होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें, ईरान अमेरिका तनाव पर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अभी ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका। ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर मंथन में ट्रंप इस वक्त जुटे हुए हैं। ईरान के मुद्दे पर सहयोगियों से सलाह ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल और अरब देशों ने भी ट्रंप से हमला टालने को कहा है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लगातार अमेरिका के संपर्क में है कतर, सऊदी अरब, ओमान और मिस्र। ईरान पर हमला ना करने का दबाव अरब देश लगातार बना रहे हैं। अरब देशों को अमेरिकी हमले से मिडिल ईस्ट में संघर्ष का डर है। अभी ट्रंप ने ईरान पर हमले को लेकर फाइनल फैसला नहीं किया है। वो मंथन अभी इस वक्त कर रहे हैं कि क्या करना है उनको। यही वजह है कि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था लेकिन बाद में उसे खोल दिया गया। फिलहाल वॉशिंगटन और पेंटागन में इस बात पर मंथन चल रहा है कि क्या करना है। इसी पर डिफेंस एडिटर एबीपी न्यूज के नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, फिलहाल टाल दिया है अमेरिका ने कि कोई हमला नहीं करना है ईरान पर। अभी मंथन कर रहे हैं ट्रंप कि उनको आगे कैसे बढ़ना है ईरान को लेकर। बिल्कुल दीपा, ऐसे ही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है और उनका जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बात पर गहन विचार कर रहा है कि आपकी मिलिट्री एक्शन से पहले यानी अटैक करने से पहले क्या क्या ऑप्शन उनके पास हो सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि तो पूरा मिडिल ईस्ट में ही युद्ध हो सकता है क्योंकि अमेरिका के काफी बेसेस जो है इन्हीं देशों में है, कतर में, बहरीन, जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में। तो उससे क्या होगा कि वो अटैक करेंगे तो ये देश भी उसमें कहीं ना कहीं उनकी चपेट में आ सकते हैं, उनकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि ईरान की सेना जो है वो अमेरिकी सेना के सामने
कहीं भी ठहरती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो काउंटर अटैक जरूर कर सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है और युद्ध बड़ा रूप ले सकता है। और जैसे आपने भी बताया, जो IRGC है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स है ईरान की, ये बेहद ही ताकतवर जो फोर्स है ईरान की। यहाँ तक कि माना जाता है कि जो उनकी आर्मी है उससे भी ज्यादा पावर्स इनके पास होती है IRGC की, जो कि इनके पास इंटेलिजेंस भी होती है और डिस्क्रीट जितने भी ऑपरेशन करने होते हैं यही करती है। जितने आतंकी संगठन है, चाहे हमास हो या फिर आपका लेबनान का हिजबुल्लाह हो, इन सबको भी यही पावर देते हैं, यही सब उनको मदद करते हैं। तो ऐसे में उनका ये बयान कि ये रूसी बर्फ साबित हो सकता है, ये और भी इशारा कर सकता है, क्योंकि अभी कुछ ऐसी अपुष्ट खबरें आई थी अनकंफर्म कि रशिया ने भी कुछ वेपन्स जो है वो ईरान को दिए होंगे। इसीलिए जो ये रजाई है IRGC की चीफ, इन्होंने जो है तुलना ट्रम्प से की है, क्योंकि हिटलर से की है ट्रम्प की, कि अगर वो यहाँ पर अटैक करते हैं तो ठीक वैसे ही यहाँ होगा जैसा कि हिटलर का हुआ था, रशिया में हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ऐसे ही यहाँ पर होगा। तो इनके पास रशिया पे भी मदद इनको मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। अब अरब देशों की चिंता भी कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष हो सकता है अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है, लेकिन देखना होगा क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा है नहीं। नीरज, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान पर हमले में अमेरिका की मदद नहीं करेगा पाकिस्तान। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान अमेरिका तनाव पर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है ईरान पर हमले के लिए अपनी जगह का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की ओर से यह बयान दिया गया है। अब ये बड़ी खबर है, अमेरिका की मदद नहीं करेगा पाकिस्तान ईरान पर हमले को लेकर। ये पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया है ईरान अमेरिका तनाव को लेकर, और ये कहा गया है कि ईरान पर हमले के लिए अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अपनी जगह का इस्तेमाल पाकिस्तान नहीं होने देगा। ये विदेश मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान दिया गया है पाकिस्तान के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान की घेराबंदी करने में जुटा हुआ कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैन्य साजो सामान भेज रहा है लगातार। मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिका ने जंगी जहाज को भेजा है, आर्मी और एयरफोर्स को भी वहां पर तैनात करेगा अमेरिका। सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात करेगा अमेरिका। बड़े और खतरनाक हमले की तैयारी में अमेरिका के सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अमेरिका अभी शांत नहीं बैठने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप शांत नहीं बैठेंगे, वो कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। देश में विद्रोह पर ईरान की रक्षा मंत्री का हैरान करने वाला दावा भी सामने आ गया है। 90 करोड़ लेकर एक शख्स ने देश में फैलाई अशांति। ये ईरान की ओर से कहा गया है। प्रदर्शन के पीछे विरोध नहीं बल्कि आतंकी साजिश थी। विरोध नहीं बल्कि आतंकी साजिश थी, यह ईरान की ओर से बयान दिया गया है। प्रदर्शन से जुड़े कुछ लोगों की मौत नशीली दवाओं से हुई है। ईरान ने यह भी दावा किया कि कुछ मामलों में नेताओं ने फर्जी मौतें करने और जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए अपने ही लोगों को करीब से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और 90 करोड़ लेकर एक शख्स ने ये आग वहां पर भड़काई है, ये कहा गया कि ये बड़ा दावा है, जिसके बाद ईरान में कोहराम मचा हुआ है। ईरान में खमेनी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की आग लगातार बढ़ती जा रही है और ईरानी मूल के इजराइल भी सड़कों पर आकर ईरान की मौजूदा सत्ता को ललकारने में लगातार लगे हुए हैं। जिसकी एक बड़ी तस्वीर उस वक्त सामने आई जब ईरानी मूल के हजारों इजरायलियों ने ईरान में प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में रैली निकाली। इस रैली में ईरान के पुराने झंडे लहराए गए और रैली में आए लोग ईरानी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के पोस्टर पकड़े दिखाई दी। ईरानी मूल के इजरायली लोग अब खुलकर ईरान में आजादी की मांग कर रहे हैं, जिनकी कोशिश अब खामेनेई को सत्ता से उखाड़ निर्वासित ईरानी युवराज रजा पहलवी को गद्दी पर बिठाने की है। बता दें कि ईरान में ये प्रदर्शन 28 दिसंबर को ईरानी रियाल मुद्रा के पतन के विरोध में शुरू हुए थे और अब ईरान के तकरीबन हर शहर में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक हुए इन हिंसक प्रदर्शन और सैन्य कार्रवाई में 2586 लोग मारे जा चुके हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, ईरान को लेकर अमेरिका ने भी बड़ा दावा किया है। ईरान में 800 फांसियों को रोका गया है, ये व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है। ईरान के हालात पर ट्रंप की बारीकी से नजर है। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने सभी विकल्प अभी भी खुले हुए हैं और वहां पर 800 फांसियों को रोका के अमेरिका ने यह दावा व्हाइट हाउस की ओर से किया गया है।
the president and his team have communicated to the Iranian regime that if the killing continues, there will be grave consequences. And the president understands today that 800 executions that were scheduled and supposed to take place yesterday were halted. And so the president and his team are closely monitoring this situation, and all options remain on the table for the president. Netanyahu. खबरों में आगे बढ़े। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिर से हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेबनान के कई इलाकों में इजराइल ने बम बरसाए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। बड़ी जानकारी है। लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले एक बार फिर से जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के हथियार वाले जो अड्डे हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया इजराइल के द्वारा। इजराइल में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। इजराइल में भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है भारत सरकार की ओर से। भारतीयों से इजराइल के दिशा निर्देश को पालन उनका करने के लिए कहा गया है। जो दिशा निर्देश है इजराइल के उसको भी आप फॉलो करें और आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सावधान रहें, ये भारत सरकार की ओर से कहा गया है। इजराइल में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप आमने सामने हैं। ग्रीनलैंड में डेनमार्क ने सेना की कई कंपनियां तैनात की हैं। नेटो सदस्य देशों से भी ग्रीनलैंड भेजी जा रही है सेना, ये कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर। ग्रीनलैंड को लेकर भी एक तरफ हलचल तेज है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ गए हैं। डेनमार्क ने सेना की कई कंपनियों को यहां पर तैनात किया है। नेटो के जो मेंबर्स देश हैं उन्होंने भी ग्रीनलैंड में सेना भेजी है। ये जानकारी सामने आ रही है। ग्रीनलैंड को लेकर लगातार ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो वहां पर कब्जा करेंगे और उनके लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है। ट्रंप इसको लगातार दोहराते रहे। वहीं अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले इरादों से यूरोप नाराज है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने भी इस पर आपत्ति व्यक्त की है। तो ग्रीनलैंड को लेकर What is clear is that Greenland can count on us politically, economically and financially. And when it comes to its security, the discussions on Arctic security are first and foremost a core issue of NATO. But I also want to emphasize that it is the Arctic and Arctic security, both topics are core topics for the European Union and matter enormously for us. This is, among others, the reason why we double down on investments and supporting Greenland. You might have seen in the draft budget, we have doubled the amount of financial support to Greenland. और वहीं इसी बीच खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति भी ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के खिलाफ हैं। उन्होंने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के लिए कहा कि La France et les Européens doivent continuer, partout où leurs intérêts sont menacés, d'être là sans escalade, mais intraitables sur le respect de la souveraineté territoriale. J'évoquais l'Ukraine. Au Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière, car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. Monsieur le Président du Conseil régional, देखिए, एक तरफ जहां यूरोप ग्रीनलैंड की सुरक्षा में लगातार जुटा हुआ है, सुरक्षा की बात कह रहा है, तो वहीं अमेरिका कब्जे की जिद पर अड़ा हुआ है। In that meeting, the two sides agreed to really establish a working group of individuals who will continue to have technical talks on the acquisition of Greenland. But the president has made his priority quite clear. He wants the United States to acquire Greenland. He thinks it's in our best national security to do that. इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। वेनेजुएला की नोबेल विजेता मचाडो की ट्रंप से मुलाकात हुई है। ट्रंप को भेंट किया अपना नोबेल शांति पुरस्कार। मचाडो की ओर से जानकारी भी साझा की गई है। ट्रंप ने मचाडो से मुलाकात को सम्मान की बात बताया। उन्होंने मारिया ने मेरे काम के लिए मुझे अपना नोबेल दिया, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। मारिया अच्छी महिला, उन्होंने बहुत कुछ झेला है, ट्रंप की ओर से ये बात कही गई है। अपना जो नोबेल शांति पुरस्कार था जो मचाडो को मिला हुआ था लोकतंत्र पे उनकी लड़ाई को लेकर, वो अपना उन्होंने ट्रंप को सौंप दिया।
इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। पिंपरी चिंचवड नतीजों से पहले जीत के पोस्टर यहां पर लगाए जा चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के जीत के पोस्टर यहां पर चस्पा कर दिए हैं, बैनर लगा दिए हैं। वार्ड नंबर 31 से बीजेपी प्रत्याशी के जीत के बैनर ये देखिए आप यहां लगा दिए गए। रिजल्ट अनाउंस होना बाकी, वोटों की गिनती होनी बाकी, 10 बजे से वोटों की गिनती होगी, लेकिन उससे पहले ये उत्साह देख लीजिए आप। अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने जो उनका कैंडिडेट होगा उसके जीत के लिए यहां पर बैनर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। पिंपरी चिंचवड का ये मामला है। जीत के पोस्टर दीवारों पर इस तरीके से लगाए गए हैं बधाई के साथ में। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर कल वोटिंग हुई, आज नतीजे सामने आने हैं और ये बड़ी खबर वहीं से पिंपरी चिंचवड से है जहां पर जीत के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं रिजल्ट से पहले। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली के रोहिणी में युवक की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। 18 साल के दिव्यांश की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का शक है। पुलिस को सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली के रोहिणी से बड़ी खबर है। युवक की हत्या से हड़कंप, 18 साल के दिव्यांश की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी शुरुआती तौर पर प्रेम प्रसंग का मामला ये लग रहा है। और इस वक्त हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में एसटीएफ के हत्थे चढ़े 4 शार्प शूटर। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के 4 शार्प शूटर बताए जा रहे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुलेट प्रूफ गाड़ी में ये घूम रहे थे चारों ही शूटर्स। अमेरिका में हत्या और हमले को अंजाम दे चुके हैं ये आरोपी। ये जानकारी है इनको लेकर। अमेरिका में मर्डर के बाद भारत ये लौटे थे। शार्प शूटर लौटे अमेरिका में वारदात को अंजाम देने के बाद हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में रंगदारी ये मांगते थे। ये जानकारी सामने आई है। खबर गुजरात से है। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल हुक्का बार पार्टी पर छापा मारा और छापेमारी में पुलिस ने 16 लोगों को मौके से हिरासत में लिया। शराब, शबाब और हुक्का की ये पार्टी अपने चरम पर थी जब पुलिस यहां छापा मारने पहुंची। नशे की इस पार्टी में सारा बंदोबस्त किया गया था। कई तरह की शराब, बियर और हुक्के का पूरा इंतजाम था। खाने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी। बताया जा रहा है कि हाई प्रोफाइल बैटिंग का भी इंतजाम था। अहमदाबाद के गुलबाई टेकरा इलाके के सीनेटर विस्टा में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। पुलिस के मुताबिक उसने 16 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें लड़के, लड़कियां और वेटर शामिल हैं। पुलिस ने इस पार्टी से निकले 4 और युवकों को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि कुशाल शाह नाम के शख्स ने इस इवेंट की प्लानिंग की थी। खबर यूपी के बहराइच से है। बहराइच में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जंगल से निकलकर बाघ घनी आबादी में आ गया और बाघ की खबर मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल जैसे ही बाघ घनी आबादी में पहुंचा, वहां का शोरगुल सुनकर एक गन्ने के खेत में घुस गया, जिसकी तस्वीर वन विभाग के ड्रोन कैमरे में कैद हो गई। और फिर पूरी वन विभाग की टीम लाव लश्कर के साथ बाघ को पकड़ने मंसूर गांव पहुंच गई। खेत के चारों तरफ जाल लगाया गया, रेस्क्यू वाहन लाया गया, लेकिन जब तमाम कोशिशों के बाद भी बाघ पकड़ में नहीं आया तो लोगों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। उधर वन विभाग दुधवा से हाथी मंगाकर रेस्क्यू करने पर विचार किया जा रहा है। मतलब तमाम कोशिश और लाख इंतजाम के बाद भी बाघ वन विभाग की टीम की पकड़ से दूर है। और बहराइच के मंसूर गांव में दहशत का आलम यह है कि लोगों को घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। आगे बढ़े खबरों में। इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में आज आएंगे नगर निकाय चुनाव के नतीजे। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और सभी 23 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज 2869 सीटों पर तय होगी 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत। कल बीएमसी समेत सभी 29 निकायों के लिए वोटिंग हुई थी। कल मतदान हुआ था। आज मतगणना का दिन है। सुबह 10 बजे का वक्त है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और जो 2869 सीटें हैं उन पर 15,931 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा। महानगर पालिका चुनाव हो चुके हैं। मतदान ईवीएम में कैद हुए हैं और ये मतदान 1700 उम्मीदवारों की किस्मत आज तय करेंगे। आज काउंटिंग होनी है। मैं फिलहाल दादर के नायगांव इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की क्या तैयारी है ताकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो। स्ट्रांग रूम यहाँ पर है, यहीं पर काउंटिंग होगी और जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ यहाँ ना आए, इस वजह से जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए हैं। पुलिस 24/7 यहाँ पर पहरा
दिए हुए थी। 24 घंटे पुलिस की नज़र यहाँ पर थी ताकि किसी भी तरह की शंका किसी को ना हो कि कहीं पर ईवीएम के साथ टैंपरिंग हुई है या फिर किसी भी तरह का शक पैदा ना हो। ये इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा रखी हुई थी, जो मुंबई पुलिस के साथ साथ होमगार्ड भी यहाँ पर मौजूद थी। तो देखिए, आज काउंटिंग का दिन है, सबसे बड़ा दिन है। हर किसी की निगाह है कि आखिर किन किन उम्मीदवारों की किस्मत चमकती है, किन्हें मतदाताओं ने दिल खोलकर मतदान किया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब थाईलैंड की कराबी जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट 9 घंटे की देरी से उड़ी, जिसके बाद यात्रियों ने बवाल कर दिया। दरअसल फ्लाइट पहले से लेट थी, जो हवाई ट्रैफिक जाम और क्रू मेंबर ड्यूटी खत्म होने की वजह से और लेट होती चली। इसी दरमियान कुछ यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया और फ्लाइट के अंदर ही हंगामा शुरू हो गया। लेकिन 2 यात्रियों ने विरोध की सारी लिमिट क्रॉस कर दी, जो विरोध के नाम पर क्रू मेंबर टीम के साथ अभद्रता करने लगे। स्थिति को बिगड़ता देख एयरलाइन ने सख्त कदम उठाए और दोनों अनियंत्रित यात्रियों को विमान से उतार दिया। इस दौरान फ्लाइट और लेट हो गई। बता दें कि यह हंगामा इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E1085 पे हुआ, जिसे मुंबई से थाईलैंड के कराबी जाना था। लेकिन यह फ्लाइट 9 घंटे की देरी से उड़ी। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, आपको बताएं, असम चुनाव को लेकर कांग्रेस का महामंथन आज होने वाला है। असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। असम को लेकर रणनीति पर बड़ी बैठक की जाएगी आज दिल्ली के इंदिरा भवन में। शाम 4 बजे ये बैठक होगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर है। असम चुनाव को लेकर ये रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। इंदिरा भवन में शाम 4 बजे ये बैठक होने वाली, जिसमें राहुल, खड़गे, प्रियंका, गौरव गोगोई शामिल होंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर घमासान लगातार जारी है। आज दिल्ली में राहुल गांधी से मिल सकते हैं डीके शिवकुमार, ये बात सामने आ रही है। 2 दिन पहले सिद्धारमैया और डीके से मिले थे राहुल गांधी। 2.5 साल सीएम वाले फॉर्मूले पर कर्नाटक कांग्रेस में कलेश है। लंबे वक्त से सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे होने के बाद से ही खींचतान की खबर सामने आ रही है और आज डीके शिवकुमार राहुल गांधी से मिल सकते हैं दिल्ली में। मध्य प्रदेश के बैतूल में बिना प्रशासन की अनुमति के स्कूल बनाने और उस पर बुलडोजर चलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर अब राजनीति गरमानी शुरू हो गई है। बैतूल के धाबा गांव में अब्दुल नईम नाम के शख्स ने स्कूल का निर्माण कराया था ताकि गांव के अल्पसंख्यक और आदिवासी बच्चे गांव में रहकर ही पढ़ सकें। लेकिन स्कूल पूरा होता उससे पहले ही उसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में गांव की पंचायत का दोहरा रवैया देखने को मिला, जिससे मामला उलझ गया। क्योंकि गांव की सरपंच ने पहले अब्दुल को अवैध निर्माण किए जाने का नोटिस दिया और फिर खुद ही भवन बनाने के लिए एनओसी भी दे दी। इसी बीच कुछ शरारती तत्वों ने यह अफवाह फैला दी कि गांव में स्कूल नहीं बल्कि मदरसा बनाया जा रहा है। प्रशासन ने जब जांच करवाई तो मदरसा बनाए जाने के दावे गलत पाए गए, लेकिन ये सही था कि अब्दुल ने स्कूल भवन बनाने की प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी, जिस पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए स्कूल का एक हिस्सा बुलडोजर से गिरा दिया। मदरसा या स्कूल जैसा कोई प्रश्न ही नहीं था उस वक्त, कल जब तक उसको हटाया। ये बाद में के आपने थाट है ये, जब जो लोग इसको कुछ एक नया रंग और नया रूप देने की शायद चेष्टा कुछ लोगों ने की थी, वो अवैध संरचना का है। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन रोककर अब्दुल को दोबारा नोटिस दिया है और खुद ही भवन गिराने की हिदायत दी है। अगर अब्दुल ने भवन नहीं गिराया तो प्रशासन एक्शन लेगा। उधर अब्दुल प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उसका स्कूल न गिराया जाए, क्योंकि स्कूल टूटा तो उन बच्चों की उम्मीद भी टूट जाएगी जो इस स्कूल से जुड़ी है। मुझे बताया गया कि आपके पास में एनओसी नहीं है पंचायत की, आपका भवन तोड़ दिया जाएगा। तो मैं पंचायत से एनओसी नहीं लिया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, तो मैं इसका जो भी जुर्माना भरने को तैयार हूँ, मेरा भवन न तोड़ा जाए। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीति उबाल मार रही है। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर प्रशासन को निशाने पर लिया है, वहीं कांग्रेस कलेक्टर द्वारा की गई इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में अब्दुल नईम ने अपने गांव में, ढाबा नाम का गांव, वहां उसने अपने खर्चे से 20 लाख अपनी जेब से खर्च करके स्कूल खोला और उस गांव की आबादी में सिर्फ 4 परिवार मुसलमानों के हैं
बाकी हजारों पर जो लोग हैं वो हिंदू हैं। कलेक्टर ने कहा कि मुझे ऊपर से आदेश है और उसने वो स्कूल गिरा दिया। दरअसल ये सवाल सिर्फ स्कूल के गिराए जाने का नहीं है, उस उम्मीद का भी है जो इस स्कूल से जुड़ी है। और अब प्रशासन का रवैया देखकर ये दोनों टूटती दिखाई दे रही हैं। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है। यहाँ के सीहोर से खबर है। हैरान करने वाला मामला सामने आया कि यहाँ जहाँ नसबंदी के ऑपरेशन के 3 दिन के बाद महिला की मौत हो गई, जिस पर गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। महिला की मौत के बाद रिश्तेदारों का पारा इस कदर चढ़ा कि पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया और शव को हॉस्पिटल के बाहर रखकर जमकर नारेबाजी की। वहीं लोगों का गुस्सा देखकर हॉस्पिटल वालों ने गेट लगाकर खुद को कैद कर लिया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन में लापरवाही बरतने की वजह से शिवानी की मौत हुई। उन्हें भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान आंत के कट जाने से मौत हुई है। दरअसल नसबंदी के ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद महिला के पेट में तेज दर्द हुआ था, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में महिला को सीहोर रेफर कर दिया गया। लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ तो महिला को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रेफर किया गया, जहां 14 जनवरी की रात महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों को पता चला कि महिला की नसबंदी का ऑपरेशन गलत तरीके से हुआ, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। अब परिजनों की मांग है कि गलत ऑपरेशन करने वाली महिला डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो और उन्हें आर्थिक मदद दी जाए। अब आपको सीधे उज्जैन की हम तस्वीर दिखाते हैं, जहां महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, और जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और भस्म आरती में भी हिस्सा लिया। जब गौतम गंभीर यहां पर पहुंचे हुए थे, ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उज्जैन की। महाकाल के दरबार में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर पहुंचे, पूजा अर्चना की। भस्म आरती जब वहां पर हुई तो वहां पर बैठकर इस भस्म आरती को देखा।